वेलकम बैक क्लास। तो अब हम लोग पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डिस्कस करते हैं। 52nd, 61st, 69th, 73rd, 74th एंड 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 52nd बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि 52nd मतलब 52वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उससे कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ आया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, जो कि हमने बताया था 10th शेड्यूल में मेंशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में मेंशन है? 10th शेड्यूल में मेंशन है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है बेसिक मैंने बताया, तो उसको जब स्पेशल एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक सेशन होगा, एक क्लास होगा, उसमें हम लोग और डिटेल में बस करें। इसमें यह था कि कोई पर्सन है जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, लेट से पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी ए में सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी बी को ज्वाइन करता है तो उसका इलेक्शन को नल डिक्लेयर कर दिया। तो वो मतलब वो जीत के भी वो नल हो जाएगा, वो हार जाएगा, वो फिर से वहाँ पे री इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। ये किस लिए किया गया? तो हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए। हॉर्स ट्रेडिंग एक टर्म होता है जो इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई एमपी या एमएलए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है, उसका खरीदी होता है, तो उसको हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। फिर उसके बाद है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि जो इलेक्शन में जो वोटिंग का राइट्स था पहले 21 ईयर्स था, उसको कम करके रिड्यूस कर दिया गया है और वो 18 ईयर्स कर दिया गया है। पहले 21 ईयर्स पे हम लोग वोट देते थे, अब उसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया। वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का तो आया। फिर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में था, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू जो दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इस्टेब्लिश हुआ है। उससे पहले दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली इस्टेब्लिश नहीं होता। हम लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेकिन 2 ही यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली अभी है। वो एक है दिल्ली जो कि फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और सेकंड जो है वो पौंडीचेरी है। जम्मू कश्मीर के लिए भी लेजिस्लेटिव असेंबली का बात हो रहा है, जो कि थर्ड अगर वो बनेगा तो वो थर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली होगा किसी यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, तो दिल्ली जो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा पौंडीचेरी है। यूनियन टेरिटरीज का अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता। ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली मिला, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। उसके आगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसके लिए तो। ठीक है, इसके थ्रू जो पंचायती राज, जो मैंने बताया था गांधीयन फिलॉसफी था पंचायती राज का, विलेज पंचायत का, उसका इस्टेब्लिश किया गया था। ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है? तो शेड्यूल 11 में मेंशन है। और कौन से पार्ट में मेंशन है? तो पार्ट 9 में मेंशन है। ठीक है, पार्ट 9 शेड्यूल 11 में पंचायती राज सिस्टम को मेंशन किया गया है। पंचायती राज सिस्टम 3 टायर सिस्टम है इंडिया में, जो कि जब पंचायती राज का लेक्चर होगा तो वहाँ पे हम लोग इन डिटेल पंचायती राज सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये अगेन दोनों ईयर इंपॉर्टेंट, 1992। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज जो है गाँव के लिए लाया गया था और म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज के लिए लाया गया। तो ये जो है शेड्यूल 12 में मेंशन है, और इसके साथ जो ये पार्ट 9A में मेंशन है। अच्छा, ये भी पूछा अगर शेड्यूल 9-11 पूछ लिया कि शेड्यूल 11 कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो अगेन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही शेड्यूल 11 है। उससे पहले शेड्यूल 11 था ही नहीं। जो पंचायती राज के लिए शेड्यूल 11 को क्रिएट किया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिमिलरली जो शेड्यूल 12 है वो अगेन वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था सिर्फ 80 शेड्यूल थे। ठीक है, बाद में वो 12 शेड्यूल तक गया। 9 शेड्यूल हमारा हमने देखा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उससे 10th शेड्यूल आया। तो अगेन अगर 10th शेड्यूल के लिए पूछे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है। 11th शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, जिसके थ्रू पंचायती राज है। एंड 12th शेड्यूल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज आया है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखते हैं 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पहले क्या था, रिजर्वेशन में
प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं था। अब जो है प्रमोशन में भी जो ST SC जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन इस 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रमोशन में दिया गया। कारण ये बोला गया कि हायर हायरार्की में बहुत कम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स के लोग हैं, तो उनको प्रमोशन देने के लिए 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 73rd एंड 74th बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगेन 52nd बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये पार्ट देख लिया इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें हमने सारा इम्पोर्टेंट, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।